नमस्कार। आकाशवाणी जयपुर के समाचार विभाग की ओर से प्रस्तुत है समाचार तरंग। आज के अंक में प्रस्तुत हैं पिछले हफ्ते की सुर्खियां। राज्य के 7 विधानसभा क्षेत्रों में उपचुनाव के परिणाम घोषित। जयपुर में राइजिंग राजस्थान एनर्जी प्री समिट का आयोजन। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने जनजातीय संस्कृति और धरोहर को राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सम्मान दिलाने का आह्वान किया। प्रदेश के विभिन्न शहरों में बढ़ते वायु प्रदूषण को देखते हुए राज्य सरकार ने जरूरी कदम उठाए। केंद्रीय कौशल विकास और उद्यमिता मंत्री जयंत चौधरी ने भरतपुर में आयोजित कौशल महोत्सव में नव नियुक्त युवाओं को नियुक्ति पत्र सौंपे। जयपुर का स्थापना दिवस समारोह पूर्वक मनाया गया। जयपुर के राष्ट्रीय आयुर्वेद संस्थान में संयोजनम 2024 कार्यक्रम आयोजित। और प्रदेश के लोक कलाकार अंतर्राष्ट्रीय भपंग वादक यूसुफ खान को उस्ताद बिस्मिल्लाह खां युवा पुरस्कार से सम्मानित किया गया। शनिवार को प्रदेश में 7 विधानसभा सीटों के उपचुनावों की मतगणना की गई। परिणामों में भारतीय जनता पार्टी का पलड़ा भारी रहा। पार्टी ने खींवसर, झुंझुनू, देवली उनियारा, सलुम्बर और रामगढ़ सीटों पर जीत हासिल की। वहीं कांग्रेस के खाते में एकमात्र दौसा सीट आई। 84 विधानसभा सीट भारत आदिवासी पार्टी के खाते में गई। खींवसर में भाजपा के रेवंत राम डांगा ने आरएलपी की कनिका बेनीवाल पर 13,901 मतों से जीत दर्ज की। इसी तरह झुंझुनू में भाजपा के राजेंद्र भांभू ने कांग्रेस के अमित ओला को 42,848 वोटों से हराया। रामगढ़ में भाजपा के सुखवंत सिंह ने कांग्रेस से सीट छीनते हुए उसके प्रत्याशी आर्यन जुबैर खान को 13,636 मतों से मात दी। सलुम्बर में भाजपा की शांता अमृतलाल मीणा ने भारत आदिवासी पार्टी के जितेश कटारा को 1,285 मतों से पराजित किया। इसी तरह देवली उनियारा में भाजपा के राजेंद्र गुर्जर ने निर्दलीय उम्मीदवार नरेश मीणा को 41,121 वोटों से हराया। दौसा में कांग्रेस के दीनदयाल ने भाजपा के जगमोहन को 2,300 वोटों से पराजित किया। कांग्रेस इन चुनावों में 7 में से 4 सीटों पर मुख्य मुकाबले में भी नहीं रह पाई। 84 में भारत आदिवासी पार्टी के अनिल कटारा ने भाजपा के कारीलाल को 24,370 मतों से हराया। इन उपचुनावों में भाजपा की बड़ी जीत के बाद पार्टी कार्यकर्ताओं में खुशी की लहर नजर आई। पार्टी के नेताओं ने इस जीत को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की नीतियों और प्रदेश में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व को समर्पित किया। मुख्यमंत्री ने इस जीत को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रीति नीति की जीत बताया। 2023 के चुनाव से अगर हम तुलना करें तो इन सीटों पर भाजपा को मिले वोटों में 15% से ज्यादा बढ़ोतरी हुई है। हम राजस्थान के विकास के लिए कृत संकल्प हैं और इस ऐतिहासिक जीत ने हमारे इस इरादे को और मजबूत करने का काम किया है। मैं पुनः कहता हूं कि ये जीत देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की लोकप्रियता, कार्यकर्ताओं का समर्पण, कार्यकर्ताओं की मेहनत, मैं ऐसे सभी देवतुल्य कार्यकर्ताओं को सिर झुकाकर प्रणाम करता हूं और राजस्थान के उन तमाम मतदाताओं को भी प्रणाम करता हूं जिन्होंने भाजपा को वोट देकर के उपचुनाव में हमें विजय दिलाई है। जयपुर में पिछले हफ्ते राइजिंग राजस्थान एनर्जी प्री समिट का आयोजन किया गया। इस दौरान ऊर्जा क्षेत्र के निवेशकों के साथ 6.5 लाख करोड़ रुपए से अधिक के एमओयू हुए। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की मौजूदगी में हुए इन एमओयू में सौर, पवन, हरित हाइड्रोजन, हाइब्रिड, पंप स्टोरेज, बैटरी स्टोरेज और हरित अमोनिया परियोजनाओं सहित अक्षय ऊर्जा तथा बिजली उत्पादन की विभिन्न परियोजनाएं स्थापित करने का प्रस्ताव है। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने कहा कि इन निवेश प्रस्तावों के जमीनी स्तर पर क्रियान्वयन से राज्य में लगभग 70,000 नए रोजगार के अवसर सृजित होंगे। हम चाहते हैं कि राजस्थान न केवल ऊर्जा में आत्मनिर्भर बल्कि सरप्लस स्टेट बने। हम ऊर्जा बिजली खरीदने वाले नहीं, हम बिजली दूसरे राज्यों को देने वाले बने। इस दिशा में हमने कई अहम कदम उठाए हैं। इसके अलावा हमने ऊर्जा के क्षेत्र में केंद्रीय उपक्रमों के साथ लगभग 4 लाख करोड़ रुपए के एमओयू किए हैं। हम केवल वादे नहीं करते बल्कि उन्हें ये सोचते हैं कि वो धरातल पर उतर के आए। मैं चाहता हूं कि वास्तविकता में वही एमओयू हो जो जमीन पर उतर सकते हैं। हाँ, एक मैंने विश्वास दिलाया, आपकी कोई समस्या होगी उसकी समाधान के लिए हमारी सरकार पूर्ण रूप से तैयार है। मुख्यमंत्री ने निवेशकों से राजस्थान को ऊर्जा के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाने का आह्वान किया।
मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार जल्दी ही इंटीग्रेटेड क्लीन एनर्जी पॉलिसी 2024 लाएगी। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने कहा है कि जनजातीय संस्कृति और धरोहर को राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सम्मान मिलना चाहिए। उपराष्ट्रपति उदयपुर में वनवासी कल्याण आश्रम विद्यालय में भगवान बिरसा मुंडा की 150वीं जयंती के सिलसिले में आयोजित कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने भगवान बिरसा मुंडा के योगदान पर प्रकाश डालते हुए कहा कि बिरसा मुंडा ने देश की आज़ादी और जनजातियों के विकास के लिए जो किया वह अकल्पनीय है। उपराष्ट्रपति ने कहा कि जल, जंगल, जमीन केवल शब्द नहीं बल्कि जीवन शैली है। सब जानते हैं हमारे पास रहने की दूसरी पृथ्वी नहीं है। इस पृथ्वी को हमने जर्जर कर दिया है। आप लोग वो हैं जो जन्म से देवलोक तक जाने तक 100% धरती को नमन करते हैं, धरती की पूजा करते हैं, आवश्यकता से ज्यादा सेवन नहीं करते हैं। आपसे सीख पहले ले लेते तो आज इस बर्बादी के किनार पर विश्व नहीं आता। प्रदेश के विभिन्न शहरों में बढ़ते वायु प्रदूषण को देखते हुए राज्य सरकार ने जरूरी कदम उठाए हैं। राज्य के सभी थाना अधिकारियों को अपने क्षेत्र में पराली जलने से रोकने के लिए पाबंद किया गया है। आदेश के अनुसार अगर थाना क्षेत्र में पराली जलाने की घटना होती है तो थाना अधिकारी के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। इसके अलावा जिला कलेक्टरों द्वारा फसल अवशेषों को खेत में ही जलाने की प्रवृत्ति को रोकने और फसल अवशेषों के उचित प्रबंधन के लिए उपखंड स्तर पर समितियों का गठन किया जा रहा है। हमारे भरतपुर संवाददाता शिव कुमार वशिष्ठ ने बताया कि जिले में वायु प्रदूषण रोकने के लिए प्रशासन ने आवश्यक कदम उठाए हैं। भरतपुर एनसीआर में लगाई गई पाबंदी के बाद नगर निगम और रीको द्वारा शहर में लगातार पानी का छिड़काव कराया जा रहा है और रोड स्वीपर से सड़कों को भी साफ कराया जा रहा है। जिले में किसी भी तरह से कूड़े में आग लगाने पर पाबंदी लगा दी गई है। रीको क्षेत्र में प्रदूषण फैलाने वाले कारखानों को भी बंद करा दिया गया है। प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा 7 स्टोन क्रेशर इकाइयों को भरतपुर में बंद करा दिया गया है और 12 जनरेटर शेड भी सील कर दिए गए हैं। ओपन बर्निंग व कंस्ट्रक्शन मटेरियल पर भी कार्रवाई करने के दिए गए निर्देशों की पालना में नगर निगम द्वारा कार्रवाई की जा रही है। शिव कुमार वशिष्ठ, आकाशवाणी समाचार, भरतपुर। केंद्रीय कौशल विकास और उद्यमिता मंत्री जयंत चौधरी पिछले दिनों भरतपुर के दौरे पर रहे। उन्होंने वहां आयोजित कौशल महोत्सव में कहा कि मंत्रालय व्यापक पैमाने पर कौशल महोत्सव आयोजित करेगा। चौधरी ने कहा कि कौशल मेले में 50 से अधिक कंपनियों ने भाग लिया, जिनके द्वारा 2500 युवाओं को ऑफर लेटर दिए गए। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि केंद्र सरकार द्वारा युवाओं को निःशुल्क प्रशिक्षण देकर उन्हें रोजगार मुहैया कराने का कार्य किया जा रहा है। भारत सरकार कई योजनाएं चला रही। प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना का चौथा फेज चल रहा है और राजस्थान में इस योजना में लगभग 67,000 बच्चों की ट्रेनिंग हो चुकी है भरतपुर के जिले में और 8,500 बच्चों को भरतपुर के नौकरी मिल चुकी है ट्रेनिंग के बाद PMKVY के अंतर्गत। PMKVY 4 में जो फ्यूचर स्किल्स हैं उस पर बल दिया गया है। जो हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस हैं, पॉलिटेक्निक्स है, टेक्निकल इंस्टीट्यूशंस हैं, उनके साथ जोड़कर ट्रेनिंग देने को बल दिया गया। हाल ही में जयपुर का स्थापना दिवस समारोह पूर्वक मनाया गया। जयपुर की स्थापना 18 नवंबर 1727 में हुई थी। स्थापना दिवस के उपलक्ष्य में कई कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। और ब्यौरा हमारे जयपुर संवाददाता रितेश पारिक से। जयपुर ने 18 नवंबर 2024 को अपना 297वां स्थापना दिवस धूमधाम से मनाया। आयोजन की शुरुआत मोती डोंगरी गणेश मंदिर में महाआरती और 1000 दियों के दीपदान से हुई, जिसमें सैकड़ों महिलाओं ने भाग लिया। मुख्य समारोह स्टैचू सर्कल पर आयोजित किया गया, जहां उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी ने दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम की शुरुआत की। उन्होंने जयपुर वासियों को बधाई देते हुए इसे दुनिया के सर्वश्रेष्ठ और नियोजित शहरों में से एक बताया। जयपुर नगर निगम ने इस अवसर पर कई सांस्कृतिक और ऐतिहासिक कार्यक्रम आयोजित किए, जो 1 महीने तक चलेंगे। इसमें शहर के प्रमुख पर्यटक स्थलों पर रोशनी, स्वच्छता अभियान और विशेष पूजा अर्चना जैसे कार्यक्रम शामिल हैं। जयपुर की स्थापना 18 नवंबर 1727 को सवाई जयसिंह द्वितीय ने वैज्ञानिक आधार और वास्तुशास्त्र के अनुसार की थी। शहर के वास्तु नियोजन का श्रेय विद्याधर भट्टाचार्य को जाता है। इस विशेष दिन को जयपुर वासियों ने उत्साह और गर्व के साथ मनाया, जहाँ पूरे शहर को रोशनी और सजावट से जगमग किया गया।
जयपुर के राष्ट्रीय आयुर्वेद संस्थान में आयोजित संयोजनम 2024 कार्यक्रम का पिछले दिनों समापन हुआ। इस दौरान आयुर्वेद चिकित्सकों, शिक्षकों और विद्यार्थियों ने चरक संहिता के श्लोकों का सामूहिक पाठ किया। इस आयोजन में देश भर के 3000 से अधिक आयुर्वेद से जुड़े शिक्षक, विद्यार्थी और शोधार्थी शामिल हुए। समापन समारोह को संबोधित करते हुए उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी ने राज्य में अंतर्राष्ट्रीय स्तर का आयुर्वेद सेंटर खोलने की घोषणा की। उप मुख्यमंत्री ने समारोह में आयुर्वेद के क्षेत्र में उल्लेखनीय कार्य करने वाले देश के विभिन्न राज्यों के आयुर्वेद विद्वानों, चिकित्सकों को सम्मानित भी किया। प्रदेश के लोक कलाकार अंतर्राष्ट्रीय भापंग वादक यूसुफ खान को पिछले दिनों उस्ताद बिस्मिल्लाह खां युवा पुरस्कार से सम्मानित किया गया। केंद्रीय संस्कृति और पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने नई दिल्ली में एक समारोह में उन्हें ये पुरस्कार प्रदान किया। श्री शेखावत ने वर्ष 2022 और 2023 के लिए 82 युवा कलाकारों को उस्ताद बिस्मिल्लाह खां युवा पुरस्कार से सम्मानित किया। पुरस्कार प्राप्त करने वाले इन कलाकारों में यूसुफ खान भी शामिल रहे। यूसुफ खान ने 20 देशों में भापंग वादन की प्रस्तुति देकर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इस कला को नई पहचान दिलाई। ये अवार्ड मिला है उस्ताद बिस्मिल्लाह खान साहब, ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात है कि मेरे परिवार में ये पहला अवार्ड है। इससे पहले पूरे अलवर जिले में लोक कलाकारों में किसी को भी उस्ताद बिस्मिल्लाह खान साहब पुरस्कार नहीं मिला। ये अलवर के लिए भी बड़े गौरव की बात है और एक जिम्मेदारी मेरे ऊपर बढ़ गई है इस अवार्ड को लेकर कि मैं, क्योंकि जो दादाजी ने, पिताजी ने मुझे अपने भापंग का प्रशिक्षण दिया और मैं उसको सीख पाया, अब ये जिम्मेदारी बढ़ गई है कि मैं अगली पीढ़ी में उसको किस तरीके से ट्रांसफर करूं। जो पुरानी गायकी है उसमें जब तक हम नयापन नहीं जोड़ेंगे तो वो भी धीरे धीरे विलुप्त हो जाएगी। मैं युवाओं के लिए संदेश दूंगा कि हम लोग लोकल स्थायी चीजों पे ज्यादा ध्यान दें। हमारी जो पारंपरिक गायकी है उसको नहीं छोड़ें। हमारी जो शैलियां हैं, संस्कृति है, उससे जुड़े रहें। जो नए युवा हैं उनके लिए बस यही संदेश है कि अपनी संस्कृति से जुड़े रहें। संगीत नाटक अकादमी ने 40 वर्ष तक की आयु के कलाकारों के लिए भारत रत्न उस्ताद बिस्मिल्लाह खां के नाम पर वर्ष 2006 में इस पुरस्कार की शुरुआत की थी। सवाई माधोपुर जिले के रणथंभौर राष्ट्रीय बाघ अभयारण्य में पर्यटकों की रौनक है। सवाई माधोपुर से हमारे संवाददाता सतीश वर्मा ने बताया कि बड़ी संख्या में देशी विदेशी सैलानी राष्ट्रीय उद्यान का भ्रमण कर बाघों का दीदार कर रहे हैं। बीते दिनों रणथंभौर देशी विदेशी सैलानियों की रौनक से गुलजार रहा। रणथंभौर बाघ परियोजना में दीपावली अवकाश से आरंभ हुआ पर्यटकों के आने का सिलसिला लगातार जारी है। बड़ी संख्या में देशी विदेशी पर्यटक सफारी के लिए यहां पहुंचे। कांग्रेस नेत्री प्रियंका वाड्रा सहित अनेक खासो आम पर्यटकों ने भी बाघों के दीदार किए। पर्यटकों के भारी भीड़ के चलते रणथंभौर दुर्ग, त्रिनेत्र गणेश मंदिर, चंबल घड़ियाल सेंचुरी सहित अन्य पर्यटन स्थल भी पर्यटकों की रौनक से गुलजार रहे। ऑनलाइन सफारी फुल होने के बाद करंट में टिकट लेने के लिए बुकिंग काउंटर पर पर्यटक घंटों अपनी बारी का इंतजार करते नजर आए। पर्यटकों की भारी भीड़ के साथ ही बाघों की अच्छी साइटिंग ने भी पर्यटकों की इस यात्रा को यादगार बनाने में कोई कसर नहीं छोड़ी। भरतपुर में पिछले दिनों संभाग स्तरीय अमृता हाट की शुरुआत हुई। इसमें महिला स्वयं सहायता समूहों द्वारा बनाए गए उत्पादों का प्रदर्शन और बिक्री की जा रही है। हमारे भरतपुर संवाददाता ने बताया कि हाट के जरिए समूहों से जुड़ी महिलाओं द्वारा बनाए गए उत्पादों को पहचान मिल रही है। भरतपुर में संभाग स्तरीय अमृता हाट परवान पर है। हाट में ग्रामीण व शहरी क्षेत्र के लोग पहुंचकर खरीदारी कर स्वयंसेवी संस्थाओं से जुड़ी महिलाओं का हौसला बढ़ा रहे हैं। अपने हाथों से निर्मित सामान की विभिन्न वैरायटी की लगाई गई स्टॉलों पर सुबह से ही खरीदारों की भीड़ देखने को मिलती है। अमृता हाट में हस्तशिल्प का बेजोड़ नमूना भी देखने को मिल रहा है। आकर्षक फर्नीचर के प्रति लोगों का रुझान बढ़ा है तो वहीं कासीदाकारी कपड़े, जयपुरी रजाई चादरें, भुसावर का अचार, कपड़ों के बैग, रंग बिरंगी चूड़ियां, लाख के चूड़े खरीदने में महिलाओं का रुझान देखने को मिल रहा है। हाट में खिलौने, झूले बच्चों को आकर्षित कर रहे हैं। महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा देने के लिए लगाई गई अमृता हाट में महिला स्वयं सहायता समूह द्वारा निर्मित किए गए साबुन, पेंटिंग, पापड़, अचार, पंजाबी राजस्थानी सूट, शहद, दरी, चादरों के अलावा नमकीन की बिक्री होने से महिला समूहों को आर्थिक संबल मिल रहा है। अमृता हाट में राजस्थान के सभी जिलों के स्वयं सहायता समूह से जुड़ी महिलाओं द्वारा लगाई गई स्टॉल से स्वरोजगार को भी बढ़ावा मिल रहा है। वहीं शाम को आयोजित हो रहे सांस्कृतिक कार्यक्रम में ब्रज की छटा के साथ ही कलाकारों द्वारा अनेकता में एकता का संदेश देते हुए नृत्य व गायन की दी गई
गई प्रस्तुति ने आगंतुक दर्शकों का मन मोह लिया। भरतपुर से शिव कुमार वशिष्ठ की रिपोर्ट। समाचार तरंग में आज बस इतना ही। वाचन स्वर सुदर्शन नाहर और कृतिका गुप्ता और प्रस्तुतकर्ता रामनाथ मीना।